हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और बच्चों, आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसका एक्सरसाइज 1.2 हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जो मैं क्लास करा रहा हूँ ये क्लास है मेरी बेसिकली 10th क्लास के लिए, 10th क्लास की, और एनसीईआरटी बेस्ड मैथ है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड मैथ्स में करा रहा हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या फिर उनके सिलेबस में एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की बुक है मैथमेटिक्स की और हाई स्कूल से हैं, वो लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग एसएससी वगैरह के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बेसिक क्लास है। एसएससी के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए आप मेरी क्लासेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ और आगे मैं अपनी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाता हूँ। एक्सरसाइज है 1.2, एक्सरसाइज है मेरी 1.2 और हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के पहले और दूसरे क्वेश्चन कर चुके थे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, अभी तक मैंने जो पढ़ाया है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है। मैंने पढ़ाया है रियल नंबर्स पढ़ाए हैं। ठीक है, रियल नंबर जो आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसका जो बेस है मैंने वो आपको पहली क्लास में बताया है। सेकंड क्लास में मैंने आपको जो सेकंड क्लास है उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज कराई है। एक्सरसाइज 1.1 कराया है और एक्सरसाइज 1.2 का दो क्वेश्चन कराया है, पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। मतलब यहां से हमारे दो क्वेश्चन हो चुके हैं, एक पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन मैं करा चुका था आप लोगों को। आप लोग पिछली क्लास जाके देख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 मैंने पूरी नहीं कराई है क्योंकि आपके कोर्स में जो यूक्लिड मेथड है वो नहीं है। ठीक है, यूक्लिड जो मेथड है वो नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन आपको कराया है कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि यूक्लिड मेथड से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 के जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उस पे हम लोग चलने वाले हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहा होगा, आप लोग उसे पढ़िएगा। और मैंने अपने यहाँ पे नोट कर रखा है, जो भी बच्चे जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बुक नहीं है, वो टेलीग्राम चैनल से जाकर के क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल मेरा जो है जिस नाम से है, आप सर्च करेंगे, सर्च ऑप्शन में जाकर के जो टेलीग्राम का सर्च ऑप्शन है उसमें जाकर सर्च करेंगे मून जायसवाल मैथ्स नाम से एक ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैंने आपकी बुक्स डाल रखी हैं। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बुक डाल रखी है क्लास 10th की। ठीक है, तो आप लोग वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल में ही आ जाएगी आपकी बुक। ठीक है, चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। आप लोग अपनी बुक में देखिएगा एक्सरसाइज 1.2, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ देता हूं। पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं। लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। ठीक, तो हमारा जो तीसरे में पहला है वो पॉइंट है 12, 15 और 21। ठीक है, 21 मैंने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। जो बच्चे आज अगर पहली क्लास कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर क्या होते हैं। देखिएगा प्राइम नंबर क्या चीज होती है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल एक से डिवाइड होते हैं और साथ ही साथ अपनी खुद की संख्या से डिवाइड होते हैं। जैसे मैंने बोला 2, मैंने बोला 3, मैंने बोला 5। तो 2 क्या है, 2 केवल जो है सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए। एक तो 1 से डिवाइड होना चाहिए, जी हाँ 1 से डिवाइड हो रहा है, और ये खुद की संख्या से मतलब 2 से डिवाइड होना चाहिए। प्राइम नंबर का यही रूल होता है कि वो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए 1 से,
और खुद की संख्या से। वैसे हर कोई नंबर जो आप जिंदगी में कोई भी नंबर सोचोगे वो 1 से डिवाइड होगा ही होगा, 0 भी 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर पे चलते हैं। जो 3 नंबर है वो किससे किससे डिवाइड हो जाएगा? वो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, तो ये भी प्राइम नंबर है। 5 को देखते हैं तो 5 किससे किससे डिवाइड हो रहा है? 5 1 से डिवाइड हो रहा है और केवल 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब खुद की संख्या से, तो 5 भी प्राइम नंबर है। कुछ बच्चे यहां सोचने जाएंगे 4 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? 4 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि देखिएगा 4 किससे किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से तो डिवाइड हो रहा है, तो हो सकता है प्राइम नंबर हो। इसके बाद 4 से भी डिवाइड हो रहा है। मैंने क्या कंडीशन बताई थी? कंडीशन ये बताई थी कि जो नंबर है हमारे सामने वो 1 से डिवाइड होना चाहिए और साथ ही साथ वो खुद से डिवाइड होना चाहिए। ये खुद से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर होगा? जी नहीं, प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये 1 और 4 के अलावा 2 से भी डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। इतनी सी बात यहां पे आपको पता चल गई होगी। कुछ बच्चे यहां कह रहे होंगे कि सर 1 प्राइम नंबर है, तो 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रहा है और इसके अलावा दूसरी भी कंडीशन चाहिए होती है। तो आप बोलोगे सर ये फिर से 1 से डिवाइड कर दीजिए, ये खुद की संख्या से भी डिवाइड हो गया, लेकिन नहीं, बात एक ही है। आप देख रहे हैं इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, यहां दूसरी ही चीज होनी चाहिए थी, तो इसलिए प्राइम नंबर ये नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर बताने का मेरा इतना सा मतलब था। वैसे मैं बता चुका हूं प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक बार रिवाइज के लिए बता दिया है। चलिए, यहां पे हमसे बोला गया है एचसीएफ और एलसीएम बताइए। हमें क्या बताना है? एचसीएफ बताना है, एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, वो भी किससे? प्राइम फैक्टोरिज्म मेथड से। ठीक है, तो इसके हम फैक्टर पहले करते हैं। मैंने आपको फैक्टर करना बताया था, इस तरह से कर सकते हैं। 2 से भाग कर लीजिए, 2 छंग 12, फिर 2 से चला जाएगा 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ठीक है, तो हमारे इसके 12 के फैक्टर क्या बन गए? 12 के जो प्राइम फैक्टर हैं, ये जो मैं निकाल रहा हूं, ये प्राइम फैक्टर हैं। प्राइम देखिए, 2 भी प्राइम है, ये भी 2 प्राइम है, वो 3 प्राइम है, तो 2 × 2 × 3, ये हमारे इसके क्या निकल गए? 12 के प्राइम फैक्टर निकल गए। इसी तरह 15 का लिख लेंगे, तो 15 का आप करेंगे इसी मेथड से करिएगा। 15 का तो कैसे निकलेगा? 3 और यहां बचा 5 और यहां 5 एकम 5। ठीक है, तो 3 × 5 हो गया। इसके साथ साथ अगर हम 21 का करते हैं तो 21 को कैरे करिएगा, तो 3 × 7 = 21, 3 × 7। यहां पे आप देख रहे हैं सब प्राइम है, सारे के सारे नंबर प्राइम हैं, हमने प्राइम में तोड़ लिया है। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं, देखिएगा जो भी तीनों में कॉमन हो। अभी तक मैं जो हमारे पहले और जो दूसरी एक्सरसाइज थी 1.2 की, जो दूसरी एक्सरसाइज थी, उसमें केवल 2 नंबर थे, यहाँ पे 3 नंबर हैं। तो अब कैसे एचसीएफ निकालेंगे? जो तीनों में कॉमन होगा वही लेंगे। अब यहां दिखने में आ रहा 2 तो तीनों में कॉमन है नहीं, 2 यहां पे है लेकिन 2 यहां नहीं है और 2 यहां पे भी नहीं है, तो 2 तो कॉमन आ नहीं पाएगा। फिर देखते 3, हाँ 3 है तीनों में कॉमन, जो तीनों में कॉमन हो वही एचसीएफ होता है। देखिए यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसको 3 बार 3 मत लिख दीजिएगा। कुछ बच्चे यहां पे कहेंगे सर यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, 3 यहां पे 3 है, तो आंसर ये आना चाहिए 3 × 3 × 3। ये नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि हमने कॉमन ले रहे हैं, तीनों जगह से कॉमन ले रहे हैं। कॉमन क्या मिला? 3 3 3, तो कॉमन क्या मिला? 3 मिला। ठीक है, मैंने एचसीएफ का फुल फॉर्म यही बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बताया था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब यहां पे देखिए फैक्टर, यहां पे मैंने फैक्टर कर दिए तीनों के। हमें कॉमन चाहिए था, हमने कॉमन लिया है, और हाईएस्ट लेना था, हमने हाईएस्ट ही लिया है। ठीक है, इसके अलावा इससे ऊपर का हाईएस्ट नंबर नहीं है। आप बोलेंगे 3 और 5 भी तो हाईएस्ट है, हाईएस्ट तो है लेकिन कॉमन नहीं है। कॉमन हाईएस्ट के साथ साथ कॉमन भी होना चाहिए, इसीलिए इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये हो गया एचसीएफ की बात। अब यहां हम अगली बात करते हैं एलसीएम की। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालने का बड़ा ही आसान तरीका है। आपने इसके सबके फैक्टर कर रखे हैं, आपको क्या करना है? सबसे पहले कॉमन देख लेना है। कॉमन क्या है? तीनों में 3 है, हमने 3 लिख दिया। ठीक, तो 3 का हमारे पास काम खत्म हो गया, जो हमने कॉमन ले लिया उसका काम खत्म हो गया। अब बाकी जो संख्याएं बची हुई हैं उसको आप
एज इट इज गुणे के फॉर्म में लिख दीजिए। यहां क्या बचा हुआ, 2 बचा हुआ है तो 2 लिख दिया, फिर क्या बचा हुआ, 2 बचा हुआ है 2 लिख दिया, इंटू यहाँ 5 बचा हुआ है 5 लिख दिया, और यहाँ 7 बचा हुआ है यहाँ 7 लिख दिया। ठीक है, इसको आप करिएगा, 5 सत्ते 35 और 35 दूना 70 और 70 दूना कितना होता है 140, 140 तिहाई तो 42, 420 आंसर आना चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग अपनी एक्सरसाइज में पीछे गोल करके 420 आई थिंक आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये तो पहला क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन और आसानी से समझ में आ गया हम लोगों को। चलिए आगे चल बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप लोग चाहो तो स्क्रीन से देख सकते हो कि ये दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और खुद भी प्रैक्टिस करते रहा, मैंने आपको सिर्फ बताना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। 29 ठीक है, यहां पे हमसे बोला गया है एचसीएफ बताओ क्या होगा और एलसीएम बताओ क्या होगा, वो भी किससे, प्राइम फैक्टोरिज्म मेथड से। ठीक है, चलिए 17 को क्या लिखते हैं, 17 को क्या लिख सकते हैं बताइए। 17 को अगर हम प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना चाहें तो भाई 17 खुद एक प्राइम फैक्टर है। मैंने आपको 1 से लेकर के, जब सेकंड क्लास मैंने कल वाली क्लास कराई थी, जो परसों वाली माफ कीजिएगा, जो मैंने सेकंड क्लास कराई थी, उसमें मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 100 तक के जो प्राइम नंबर है, मैंने आपको उसकी लिस्ट भी दी थी। उस लिस्ट में देखिएगा 17 है कि नहीं है, तो 17 खुद एक 17 नंबर है। ठीक है, मतलब खुद एक प्राइम नंबर है, तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो 23 को सिर्फ 23 ही लिख सकते हो और कुछ नहीं लिख सकते। 29 को क्या लिख सकते हो, सिर्फ 29 ही लिख सकते हो और कुछ लिख नहीं सकते। ये प्राइम फैक्टर में मैंने तोड़ा है। एचसीएफ क्या होना चाहिए, यहां पे हमें एचसीएफ क्या मिल गया, तो देखिएगा एचसीएफ जो हमें मिला, अब यहां पे तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको। एचसीएफ हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं ना, तो तीनों में कोई ना कोई चीज कॉमन होनी चाहिए। कॉमन क्या है भाई, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां पे एचसीएफ क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। एचसीएफ क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे कि यार 1 कहां से आ गया, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए आप 17 को क्या लिख सकते हो, 17 इंटू 1 लिख सकते हो। 23 को क्या लिख सकते हो, 23 इंटू 1 लिख सकते हो। 29 को क्या लिख सकते हो, 29 इंटू 1 लिख सकते हो। एक बार के लिए मान लीजिए कि मैं प्राइम फैक्टोरिज्म मेथड से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, एक प्राइम नंबर नहीं होता, मान लीजिए कि मैं प्राइम फैक्टर मेथड से नहीं कर रहा हूं, बस इसको हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं, इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं, इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब एचसीएफ बताइए, एचसीएफ क्या होगा, जो कॉमन होगा तीनों में वही तो होगा ना। तो यहां पे हमें तो सिर्फ एक ही चीज कॉमन दिख रही है, 1। इसके अलावा आपको और चीज कॉमन दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो इसीलिए एचसीएफ वहां पे 1 हो गया। ठीक है, जब तीनों में कोई संख्या कॉमन ना हो तो हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, हमें पता है कि जो हमारा एचसीएफ होता है वो एचसीएफ ले लेते हैं, उसके बाद जो संख्याएं बची होती हैं उसको भी गुणे की फॉर्म में लिख देते हैं। तो बची क्या है, 17, 23, 29 बची है, तो यही लिख देंगे 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, चलिए इसको गुणा करते हैं। 7 एकम 7 जो 51, 51 का 1 आ गया, हासिल है 5। 7 एकम 7 34 और 34 5 39। ठीक है, और 39 34 हाँ 39। ठीक है, 391 गुणे 29 आ जाएगा। ठीक है, 11339 आना चाहिए। आपके में आंसर गलत लिखा हुआ है, आंसर लिखा है 1139। ठीक है, 1139 है, वो आपके उस पर आंसर गलत लिखा हुआ है, आंसर ये आएगा। ठीक है, इतना आएगा। ठीक है, 11339, क्योंकि 10 से गुणेंगे तो 3000 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, फिर 3000 आ जाएगा, तो 3 3 9 3 27 10,000 तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा आपके में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान सा है। 8 9 और अगला क्या है, 25 दिया है ना, 25। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिएगा। एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा ये बताइएगा। तो एचसीएफ बड़े आसान सी बात है कि हम यहाँ 8 9 और 25 में इसको फैक्टर में तोड़ते हैं, तो 8 को कितने फैक्टर में तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है,
9 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, और 25 को कैसे तोड़ते हैं, 5 इंटू 5। आप देख रहे हो कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। और एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25, क्योंकि सेम संख्याएं हैं और कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये आ जाएगा। 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है, गुणे 9, और 9 दूनी 18, 1800 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कैलकुलेशन आराम से करिएगा। थोड़ा सा मैं आज तेज पढ़ा रहा हूँ, शायद आप लोगों को लग रहा है, लेकिन जब एक जैसे क्वेश्चन होते हैं तो फिर मैं कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.2 की ही बात कर रहे हैं हम लोग, और चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यहां पे दिया गया है एचसीएफ, मैं क्वेश्चन लिख भी देता हूं चाहे तो आपके लिए। एचसीएफ 306 और 657, ये है क्वेश्चन है, इक्वल टू 9, ये दिया गया है, गिवन दैट। ठीक है, गिवन दैट ये दिया गया है। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है एलसीएम 306 और 657। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, और वो फॉर्मूला मैंने कहां से निकाला था, कहीं इधर उधर से नहीं निकाला था, आपकी बुक में ही दिया गया है, आपकी बुक में ही वो दिया गया है। आप जब अपनी एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन जब पढ़ोगे ढंग से तो आपको ये दिखेगा, क्या दिखेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या है, फर्स्ट इंटू सेकेंड मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब पहली और दूसरी संख्या को अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें, गुणा कर दें, तो वो बराबर होगा किसके, उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। ठीक है, यहां पे पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है ये हमारी 306 है, तो यहां लिख दीजिए 306 लिख दीजिए। दूसरी संख्या क्या है, 657 है, 657 लिख दीजिए। एलसीएम क्या है, एलसीएम हमें नहीं पता, एलसीएम ही तो निकालना है, और एचसीएफ क्या है, 9 है, 9 लिख दीजिए। बस आपको सीधे सीधे यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, करिए जरा। 9 से काटा, 9 सते 63 और 2 27, ठीक है, 9 त्रिक 27, ये आ गया। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कैसे कितना आ जाएगा, आ जाएगा 22 33 8। ठीक है, 22 33 8, ये आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन पे मैं जोर नहीं दे रहा हूं, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर हमेशा करना करिएगा। ठीक है बच्चे, पेन और पेपर लेकर के कैलकुलेटर करिएगा, कभी भी कैलकुलेटर से मत करिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत अजीब नहीं है, क्योंकि ये बेस में आपको पढ़ा चुका हूं। अब यहां पे काम आएगा जो मैंने आपको फर्स्ट डे बेस पढ़ाया था। अगर किसी बच्चे ने पहले दिन का फर्स्ट डे का बेस नहीं पढ़ा है तो वो बेस जाकर के पहले पढ़ ले, बेस पहले पढ़ ले, क्योंकि वहां पे मैंने आपको नेचुरल नंबर बताए हैं, पॉजिटिव नंबर बताए हैं, वहां पे मैंने काफी डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब किया है। ठीक है, चीजों को तो वहां पे से जाकर के पहले पढ़ लीजिएगा, फिर यहां आइएगा बच्चे। ठीक है, क्योंकि आप बोलो कि फिर नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर हमको समझाइए, तो मुझे समझाना पड़ेगा फिर। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन ये है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके सामने आ रहा होगा, आप लोगों से पढ़िएगा और मैं पढ़ देता हूं खुद भी। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, हिंदी में है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, यहां पे क्या बात कर रहा है, हमारे सामने 6 की पावर n बात कर रहा है। ठीक है, और n क्या दिया गया है, n दिया गया है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां पे मैं आपको एक बात बता देता हूं,
6 की पावर यहां पे क्या, किस बात का जीरो, जीरो क्या बोल रहा है, ये जीरो क्या बोल रहा है मैं आपको अभी समझ क्लियर करा देता हूं, ठीक है। एक बात समझिएगा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले यहां आते हैं नेचुरल नंबर पे। तो नेचुरल नंबर वो होते हैं भाई, मैं आपको बताता हूं, इसे पॉजिटिव इंटीजर नंबर भी कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर भी कहते हैं। हिंदी में बोले तो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है। यहां पे नेचुरल नंबर को क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं या पूर्ण संख्याएं कहते हैं, क्या होती हैं, कहां से शुरुआत होती है, 1 से शुरुआत होती है, 1 2 3 4 5 करते करते कहां तक, इनफाइनाइट तक। यही आपकी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जीरो क्यों नहीं दिया, भाई जीरो जो हमारा है वो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। अगर जीरो को इसमें शामिल कर लेते हैं तो उसे कहते हैं आपका पूर्ण संख्याएं, होल नंबर कहते हैं उसे, क्या कहते हैं। अगर हम 0 1 2 लेना चालू कर दे और कहां तक, इनफाइनाइट तक लें, तो इस पूरे जो क्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं, होल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर, या फिर हिंदी में, इंग्लिश में हिंदी में बोले पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। यहां पे ध्यान रखिएगा, मैंने यहां पे पूर्णांक बोला है और यहां पूर्ण संख्याएं बोला है, ठीक है, तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, ये तो था आपको समझाने के लिए। यहां पे ये चीज बोली है, क्या 6 की पावर जो भी नेचुरल नंबर लगेगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या जीरो हो सकता है कभी। तो चलिए चेक करते हैं, आइए। अगर यहां पे हम लेते हैं n बराबर नेचुरल नंबर है तो हम n बराबर 1 लेते हैं, टेक, यहां पे लिख लीजिएगा टेक n बराबर 1, या हिंदी में लिख देते हैं माना n बराबर 1, ठीक है, लेट n बराबर 1। n यहां पे मान 1 रखिए तो 6 की पावर 1 हो जाएगा और इसका मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए टेक n बराबर 2 ले लीजिए, टेक n बराबर 2, n बराबर 2 ले लिया, यहां पे हमने लिखा माना n बराबर 2, तो 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। टेक n बराबर 3, टेक n बराबर 3, ठीक है, माना n बराबर 3, ठीक है। तो 6 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 216 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहां समझ रहे होंगे 6 की पावर 2 36 कैसे हो गया। अरे भाई 6 की पावर 2 है तो 6 इंटू 6 हो जाएगा ना, तो 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 6 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा, सो गुणा करेंगे तो 216 ही आएगा, ठीक है। मैंने वही चीज लिखी है और कुछ नहीं लिखा है। यहां पे मुझसे बात यह हो रही है कि जो एंड डिजिट है, एंड डिजिट का मतलब होता है बच्चे ये आपकी यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट की बात चल रही है, यहां पे भी यूनिट डिजिट, यहां पे भी यूनिट डिजिट और यहां पे भी यूनिट डिजिट। अच्छा कुछ बच्चे यहां समझ नहीं पा रहे होंगे कि यूनिट डिजिट होती क्या है, तो मैं आपको कुछ भी, आप कोई संख्या लिखिए, आपके मन में जो आता है। आपने लिखा, जैसे मैंने लिखा 512, मैं अलग से समझा रहा हूं, आपने कोई संख्या लिखी 512, तो उसकी जो पहली संख्या होती है, जो ये पहली संख्या होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं यूनिट डिजिट, या हिंदी में कहते हैं इकाई का स्थान। क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट कहते हैं, ठीक है, या इकाई का स्थान, इकाई का स्थान। अच्छा दूसरा एग्जांपल में, ये पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल बताता हूं। आप कोई भी संख्या लिखिए, आप, मैंने लिखा 66000, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बताइए। मैंने बोला यूनिट डिजिट या इकाई का स्थान क्या होगा, जो इसका पहला डिजिट है ना वही इसका यूनिट डिजिट होगा, ये इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। मैं तीसरा एग्जांपल ले लेता हूं। अब मैंने लिखा कि -5779832, ये लिख दिया, माइनस में संख्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट यही होगा, ये, ठीक है। राइट हैंड साइड से जो पहला अंक होगा हमारा वही यूनिट डिजिट होगा। तो इसमें आप देखिए यूनिट डिजिट क्या है, अकेली संख्या है तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा।
ये इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, इसमें भी 6 होगा, इसमें भी 6 होगा। अगर आप 6 की पावर 4 भी लिख देंगे ना, आगे आप 6 की पावर यहाँ 4 लिख दीजिए, ठीक है, तो फिर उसका मान भी कितना आ जाएगा 36, और 36 का होल स्क्वायर होता है आपका 1296 होता है नियर अबाउट, ठीक है, 1296 नियर अबाउट होता है, हाँ इतना ही होता है, ठीक है। तो उसमें भी आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो 6 ही होगा, ठीक है। तो यहां पे हमें हर एक केस में क्या पता चल रहा है कि 6 की पावर हम कुछ भी रखें नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखें, हर बार यूनिट डिजिट क्या आ रही है 0 6 आ रही है। तो यहां हम कह सकते हैं, आखिरी में आप लिख दीजिएगा, सिर्फ इतना लिखना है आपको, क्या लिखना है, नीचे लिखना है कि जो है हो सकती है, तो कहता है इट इज नॉट पॉसिबल, इंग्लिश में लिख दीजिएगा, इट इज नॉट पॉसिबल दैट 6 की पावर n, ठीक है, द यूनिट डिजिट ऑफ, सॉरी यहां लिख देगा द यूनिट डिजिट ऑफ 6 की पावर n विल बी 0, हिंदी वाले बच्चे इस तरह से लिखिएगा, यह संभव नहीं है, क्या लिखेंगे, यह संभव नहीं है कि 6 की पावर n का इकाई का स्थान 0 होगा, ठीक है, आखिरी स्थान जो होगा 0 होगा। यहां हिंदी वाले लिख लीजिएगा, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा, नहीं है कि 6 की पावर n का इकाई का स्थान शून्य होगा, ये संभव नहीं है, समझे ना, मैंने क्या लिखा है, नहीं है, यहां पे मैं नहीं को अंडरलाइन भी कर दे रहा हूं, नहीं तो आप लोग नहीं को तो देखोगे नहीं, बाकी सब पूरा सेंटेंस देखोगे, नहीं को अंडरलाइन कर दो, यहां नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल दैट द यूनिट डिजिट ऑफ द 6 की पावर n विल बी 0, ठीक है, बस इतनी सी बात थी यहां पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इतना सा था जो मुझे समझाना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, बहुत आसान सा है, अगर आप लोग एक बार बेस समझे रहोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें, ठीक है, और आपको किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को भी फीस देने की जरूरत नहीं है, आप यहां से पूरी क्लास पूरी जो है वो फ्री में कर सकते हो, ठीक है, मैं यूट्यूब पे पूरी क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number, मतलब दो चीजें दी गई हैं, मैं दो संख्याएं दी गई हैं अलग अलग हैं, और बोला गया है कि वो कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो यहां पे एक बात समझिएगा, कंपोजिट नंबर होता क्या है, पहले सबसे पहले कंपोजिट नंबर जो है उसको समझिएगा। कंपोजिट नंबर हिंदी में से कहते हैं यौगिक संख्याएं, क्या कहते हैं, यौगिक संख्याएं, ठीक है। अभी होता क्या है कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्याएं, मैंने आपको प्राइम नंबर बताया था, प्राइम नंबर में मैंने आपको क्या बताया था कि जिसके केवल दो फैक्टर हो, एक तो 1 और दूसरा खुद उसका नंबर, ठीक है। अगर उसके केवल दो फैक्टर होते हैं किसी संख्या के तो क्या होती है, प्राइम नंबर होते हैं या भाज्य संख्या होती है। यौगिक संख्या में क्या होता है, यौगिक संख्या में 3 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, लिख लीजिएगा, मैं अगर लिखना चाहूं तो विच हैव 3 और मोर देन 3 फैक्टर, मोर देन 3 फैक्टर। हिंदी में लिख देता हूं कि जो है जिसके 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड हो, ठीक है। यहां में मैंने प्राइम की बात नहीं करी है, मैंने सिर्फ बात की है गुणनखंड हो। जैसे एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, जैसे पहला एग्जाम्पल उसका 4 हो जाएगा। क्या 4 अभाज्य गुणनखंड मतलब कंपोजिट नंबर है? चलिए चेक कर लेते हैं एक बार।
तो 4 किससे किससे डिवाइड हो जाता है? 4 1 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मैंने आपको क्या बोला है, हर एक संख्या, कोई भी संख्या आप जिंदगी को सोच लें, चाहे वो 1 से डिवाइड हो ही जाएगी, ठीक है। किससे हो जाएगी? डिवाइड 1 हो ही जाएगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंटीजर्स की, यहां बात हो रही है मेरी, ठीक है, 1 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक। यहां पे मैं बात करता हूं कि 4 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 4 जो है 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहां आपको दिख रहा होगा 4 के 3 फैक्टर हमें मिल गए, 1 2 और 4, मतलब यहां पे हमें 3 गुणनखंड मिल गए। और मैंने यहां क्या बोला है, जिसके 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड हो, इसके 3 या 3 से ज्यादा, 3 और मोर देन 3, तो 3 तो है ना, तो जब 3 है तो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। दूसरा एग्जांपल है, मैं ऐसे ले लेता हूं 6 का। तो क्या 6 कंपोजिट नंबर है या यौगिक संख्या है? तो देख लेते हैं एक बार। 6 किससे कटेगा? 1 से कटेगा। 6 2 से भी कट जाएगा, 6 3 से भी कट जाएगा, और 6 जो है 6 से भी कट जाएगा। तो 6 के कितने फैक्टर हुए? 4 फैक्टर हुए। तो यहां हमने बोला 3 और मोर देन 3, तो मोर देन 3 है ना, बस बात खत्म। ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो आप कंपोजिट नंबर समझ गए होंगे कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे, जो बहुत आसान सा है और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, सबसे पहला जो है क्वेश्चन नंबर 6 में जो सबसे पहला है वो हम लेते हैं। इसमें दिया गया है 7 × 11 × 13 + 13। बताइए ये जो संख्या दी गई है ये क्या आपकी कंपोजिट नंबर है? ठीक है, एक्सप्लेन करना है कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो यहां पे कुछ बच्चे यहां क्या करेंगे ना, पहले इस 13 और 13 को जोड़ देंगे। भाई ये कतई काम मत करिएगा, ठीक है ना। क्यों ना करिएगा, पहले मैं बता देता हूं। एक रूल आपने पढ़ा होगा, बॉड मास। ये होता है ब्रैकेट, ये होता है ऑफ, ठीक है, जिसे हिंदी में का बोलते हैं, ठीक है। ये होता है डिवाइड, डिवीजन, ये होता है मल्टीप्लिकेशन, ये होता है आपका एडिशन, और ये आखिरी में क्या हो जाता है? सब्सट्रैक्शन। तो हम लोग चलते कैसे हैं? चलते ऊपर से नीचे हैं, ठीक है। चलते किधर से हैं? ऊपर से नीचे हैं। मतलब सबसे पहले हम, अगर ब्रैकेट होगा तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे? ब्रैकेट को हल करेंगे। अगर ऑफ लिखा हुआ है तो सबसे पहले किसको हम करेंगे? ऑफ को करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे डिवीजन को हम सॉल्व करेंगे। अगर भाग लिखा हुआ तो उसके बाद हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एडिशन को, उसके बाद सब्सट्रैक्शन को। तो यहां हमारा मल्टीप्लिकेशन दिया गया और एडिशन दिया गया। तो सबसे पहले सॉल्व किसको करेंगे भाई? सबसे पहले सॉल्व एडिशन को करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, माफ कीजिएगा। तो यहां पे आंसर हम लोग लिखते हैं, और आंसर क्या है? सबसे पहले हम लोग 7 × 11 × 13, इस पूरे चीज को ब्रैकेट में लिख देते हैं और 13 लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? क्यों हमने ब्रैकेट में किया है? ब्रैकेट में इसलिए किया है क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करना है। तो आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं जो पहला तरीका है वो आपको बता देता हूं। पहले तरीके में आप क्या कर सकते हैं? 13 को कॉमन ले लीजिए, 13 को आपने कॉमन ले लिया, फिर क्या करेंगे? उसके बाद जो बचा है उसको अंदर लिख लीजिए, 7 × 11 और +13, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, ठीक है। इस तरह से माफ कीजिएगा, मन होगा यहां पे, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब ये कहता आगे चलते हैं। तो 11 से 77 और +1 कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां आंसर कितना आएगा? 13 × 78, और इसको थोड़ा 78 को अब इससे 13 से गुणा नहीं करेगा, हम फैक्टर में और तोड़ देंगे। तोड़ दीजिए इसको। 13 × कितना हो गया? 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, तो 13 × 6, ठीक है। और 6 को भी तोड़ दीजिए, 6 को भी हम प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दीजिए, तो 2 × 3, ठीक है। यहां पे मैं तोड़ क्यों रहा हूं? यहां तोड़ इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे एक चाहिए कि मैं प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दूं, ठीक है। अब यहां हमें बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि ये किन किन संख्याओं से कटेगा, किन किन संख्याओं से कट जाएगा। तो पहला तो बात है कि ये संख्या 1 से तो कटेगा, ये जो पूरी संख्या है ये 1 से डिवाइड होगी ही होगी, क्योंकि हर कोई संख्या 1 से डिवाइड होती है। दूसरी बात करता हूं कि ये 2 से डिवाइड होगी ही होगी, क्योंकि 2 मल्टीप्लिकेशन में है। उसके बाद ये संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 3 भी मल्टीप्लिकेशन में है।
चौथी बात करता हूं, ये 13 से भी डिवाइड होगी, 13 से डिवाइड हो रही है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं 13 और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 26 होता है, और 26 से भी डिवाइड हो रही है। 13 और 3 को ले लेता हूं, 13 कम 13, 13 26, 13 39, ये 39 से भी डिवाइड हो रही है। ठीक है, 39 के बाद 78 से भी डिवाइड हो रही है, क्योंकि 78 यहां है, 78 से भी डिवाइड हो रही है। और उसके बाद 78 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा उससे भी मल्टीप्लाई हो रही है, जो भी आएगा उससे भी। मतलब मेरा ये कहने का, दिखाने का ये मतलब था कि 3 से ज्यादा संख्याओं से क्या है, इसके फैक्टर बन रहे हैं। तो आपको यही करना है कि इसको दिखाना है कि यहां पे हमारे कई फैक्टर्स हैं, कई फैक्टर्स हैं। जब आपके कई फैक्टर होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो वो कौन सी संख्या हो जाती है, आपकी संख्या हो जाती है, कंपोजिट नंबर हो जाती है। ये तो पहला तरीका था। ठीक है, दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से सॉल्व कर देता हूं। तो बच्चे या नहीं कर पा रहे होंगे तो कह रहे हैं कि ये आया कहां से, तो मैं इस तरह से बता देता हूं। इसका जो दूसरा तरीका है, सेकंड मेथड है, वो क्या है, सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड लिख लीजिए आप लोग। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस संख्या को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 × 11 × 13, इसको पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर 13 जोड़ देना है। करिए तो 77 हो जाएगा × 13, ठीक है, और प्लस 13, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। 91 का हासिल 1 आ जाएगा, हासिल 9 आ जाएगा। ठीक है, 13 सत्ते 91, 91 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, 1001 प्लस 13 आ जाएगा। यहां पे इसको जरा जोड़िए, जरा कितना आ जाएगा, 1014, ये आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, 4101, ये आंसर आ गया। यहां पे इसके जब फैक्टर करने पड़ेंगे, अब आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करिए जरा इसके। तो फैक्टर करने के लिए कैसे करते हैं, 1014 को यहां से करते हैं 2 पंचे 10 और 2 सत्ते 14। फिर ये 2 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा। फिर 3 एक कम 3 हो जाएगा, 2 20, 3 6 18 और 2 3 9 27 हो जाएगा। फिर किससे जाएगा, ये जाएगा 13 से जाएगा। ठीक है, 13 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या बन गए, 13 × 13 मतलब 2 × 3 × 13 × 13, यही बन गए। जो मैं यहाँ पे लाया था वही यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, वही यहाँ पे भी दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि ये संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है और 13 से भी कट रही है। 3 तो दिख रहे हैं ना, बस आपको कंपोजिट पता करने के लिए सिर्फ एक चीज पे जाइए कि आपके मिनिमम आप 3 फैक्टर निकाल लो, बाकी चाहे जितने बनते रहें। आपने 3 फैक्टर निकाल लिए, कितने, 3 फैक्टर, 2 से कट रही है, 3 से कट रही है और 13 से कट रही है, और 1 से तो कटी रही है। तो आपने 4 फैक्टर यहां निकाल लिए, बस ये खत्म काम। लिख दीजिएगा, दिस इज द कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट नंबर है, बिकॉज दे हैव मोर देन 3 फैक्टर। ठीक है, मोर देन 3 फैक्टर। यहां पे लिख लीजिएगा कि जो है आंसर करके कैसे लिखेंगे, आंसर करके इस तरह से लिखिएगा, आंसर दिस क्वेश्चन हैज, ठीक है, मोर देन 3 फैक्टर, so this is composite number, so this is composite number। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। हिंदी वाले बच्चे इस तरह से लिख सकते हैं, इस प्रश्न में हमने 3 से ज्यादा गुणनखंड प्राप्त किए हैं, अतः यह संख्या यौगिक संख्या है। अतः यह संख्या क्या है, यौगिक संख्या है। लिख लीजिएगा, अतः यह संख्या यौगिक संख्या है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, वो उसे इसी तरह सेम करना है और उसे आप लोग करिएगा। मैं चलिए कर देता हूं उसको, क्योंकि आप लोग करोगे नहीं मुझे पता है। चलिए उसको मैं कर देता हूं, लेकिन पूरा ये थ्योरी नहीं लिखूंगा आपके सामने। ठीक है,
यहाँ पे छठे का जो दूसरा प्रश्न था कि जैसे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं, यही चीज दिखानी है। तो मैं पहले चलिए फर्स्ट मेथड से कर लेता हूँ, फर्स्ट मेथड, ठीक है। आप लोग जो पसंद हो उस मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे यहां दिख रहा है कि ये इसको ब्रैकेट में कर लेता हूं मैं, 5 यहां पे भी है और 5 यहां पे हो, बीच में प्लस का साइन है, तो मैं 5 कॉमन ले लेता हूं। 5 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1, क्योंकि मैंने 5 दोनों जगह से कॉमन ले लिए हैं। 5 इधर से भी कॉमन ले लिया तो 1 बचा, इधर से भी 5 कॉमन ले लिया तो कोई बचेंगे। यहां पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 6 चौक 24। देखिए मैं ऐसे कर लेता हूं, 3 दूना 6 और 6 छंग 36, और नहीं इसको ऐसे करता हूं, 7 छंग 42 कर देता हूं, ठीक है। 42 गुणे 4 गुणे 3 दूना 6, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है। यहाँ 5 तो लिख ही दीजिए मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। 5 हो जाएगा इंटू, गुणा करते हैं तो 4 दूना 8 और 4 चौक 16 इंटू 6, ठीक है, प्लस 1। फिर आगे बढ़ते हैं 5 इंटू 6, 8 छंग 48, 48 का 8 हासिल है 4, 6 छंग 36 और 4 40, 40 का 0 हासिल है 4, 6 कम 6 और 4 10, 1008 प्लस 1, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 5 इंटू 1009 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे हमें क्या पता चल रहा है, यहां पे भी हमें देखते हैं कितने फैक्टर्स निकल पाते हैं। तो यहां पे हमें पहला तो दिखा कि यहां पे इसका फैक्टर 1 जरूर होगा, किसी भी संख्या का फैक्टर 1 होता है, गुणनखंड 1 होगा। दूसरी बात, ये 5 से कट रही है, क्यों? क्योंकि यहां 5 है तो ये पूरी संख्या भी 5 से कटेगी, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में है इसके। और उसके बाद ये 1000 जो 9 है ना बच्चे, ये 1009 ये प्राइम नंबर है, खुद में कितना है, प्राइम नंबर है, तो ये पूरा का पूरा 1009 से कटेगा, ठीक है। और उसके बाद एक और से कटेगा, जानते हैं क्या, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर हम बराबर करके यहां लिखते हैं 5 9 45 हो जाएगा, 0 5, तो ये 5045 से भी कटेगा, ठीक है। हमें बस इतना पता करना था कि क्या ये इसके 3 फैक्टर आ रहे हैं। जी हाँ, 3 फैक्टर आ रहे हैं, 1 5 और 1009। ये ना भी पता चलता तो कोई बात नहीं थी, तो हमें एटलीस्ट 3 फैक्टर पता चल गए। और हमें कंपोजिट पता करने के लिए कितने फैक्टर चाहिए होते हैं, 3 ही फैक्टर चाहिए होते हैं, और 3 भागे पता चल गए, बाकी चाहे इतने निकलते रहे। दूसरा मेथड जो सेकंड मेथड है, इसी को सेकंड मेथड से कैसे करते हैं वो कहना चाह रहे होंगे, तो ऐसे करते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5, ऐसे करना है। तो इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होता है 5040 प्लस 5, 5045, ठीक है। अब 5045 को आप उसमें तोड़ेंगे तो किस तरह से तोड़ेंगे, देखो 5 इंटू 1009 ऐसे तोड़ेंगे, ठीक है। वही चीज आ गई, वही चीज यहाँ पे मैंने ला दी, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही तरीके हैं, थोड़ा सा बस खाली थोड़ा सा चेंजेस है। आप दोनों में से कोई भी मेथड से कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ठीक है। आपको जब ये पता चल गया कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, तो आप पता कर सकते हो, उसको सॉल्व करिए और पता कर लीजिए। चलिए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, पर 7th क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है 7th क्वेश्चन में, और बहुत एक लाइन का होगा, एक लाइन का, ठीक है। एक लाइन का ऐसे है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने आ रहा है, आप लोग पढ़िएगा, मैं भी पढ़ता हूं। इंग्लिश में पहले पढ़ता हूं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। यहां पे ये कह रहा है, देखिए पहले तो फिगर बना देता हूं मैं, फिगर बना देता हूं। ये एक सर्कुलर पाथ है, क्या है, सर्कुलर पाथ है। यहां पे ये चलने की बात हो रही है, इसी पथ पे चलते जा रहे हैं, इसी पथ पे चलने की बात हो रही है, ठीक
ठीक है, इसी पथ पे ऐसे ऐसे चलने की बात हो रही है। यहां पे सोनिया यहां पे है, ये सोनिया बना देता हूं मैं, लिख देता हूं सोनिया, ठीक है। दूसरी बात है रवि, रवि ऊपर थोड़ा बना देता हूं, रवि थोड़ा ऊपर है, लेकिन दोनों एक ही जगह खड़े हैं इसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे अगल बगल ऐसे करके यहां से चलने वाले हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ से यहां से चलने वाले हैं। सोनिया जो है वो पूरा एक राउंड करने में जानते हैं कितना टाइम लगाती है, वो लगाती है 18 मिनट, मतलब ये जो पूरा यहां से चली और यहां तक आई, यहां तक ये लगाती है 18 मिनट लेती है टाइम। जबकि रवि क्या करता है, रवि जो है, ये रवि लिख देता हूं मैं, रवि, ठीक है, नीले पेन से बना देता हूं। रवि जो है वो पूरा पाथ कवर करने में करीब 12 मिनट लगाता है। कितने मिनट? 12 मिनट, ठीक है। तो जल्दी कौन पहुंचता है? अगर दोनों एक ही पॉइंट से चलते हैं और एक ही डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में चल रही है और ये भी इसी डायरेक्शन में, तो जल्दी कौन पहुंचा? देखिए 12 मिनट में पहुंच जाता है। पहले हम रवि को पकड़ते हैं। रवि जो है यहां से चला और ये भी यहां से चली, एकदम जीरो पे घड़ी कर दी गई और जीरो से दोनों लोग चले, तो रवि 12 मिनट में यहां तक पहुंच गया। सोनिया उसी 12 मिनट में कहां पे होगी? कहीं यहां पे होगी। सोनिया उसी 12 मिनट में, अगर 12 मिनट की बात करते हैं तो 12 मिनट में कहीं यहां पे पहुंच पाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि रवि और सोनिया में से कौन तेज चलता है? भाई जो जल्दी पहुंचेगा वही तो तेज चलेगा। रवि और सोनिया यहां से चलते हैं और रवि 12 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेता है। रवि जब 12 मिनट में यहां पहुंच जाता है तो सोनिया 18 मिनट में पहुंचती है। मतलब सोनिया अगर यहां से चलेगी तो 12 मिनट में कहीं आसपास यहां पहुंच पाएगी। तब तक कि रवि यहां पहुंच चुका होगा। जब उसके बाद अगला 6 मिनट में जब सोनिया यहां पहुंचेगी, अपनी 18 मिनट कंप्लीट कर लेगी, तो रवि जानते कहां होगा? रवि करीब करीब फिर अपना जो है वो 6 मिनट करीब यहां कंप्लीट कर लेगा। यहां कहीं आसपास, हमें नहीं पता है कहां कंप्लीट करेगा, बस मैं निशान बना रहा हूं कि यहां कहीं बना, यहां पहुंच चुका होगा। सोनिया यहां पहुंची होगी। फिर जब सोनिया इसके पास पहुंचने वाली होगी तो रवि कहीं फिर भाग गया होगा, यहां रवि फिर कहीं भाग गया होगा। तो भागा दौड़ी का जो क्रम है वो कैसे, कब, इसमें पूछा गया है कब वो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वो दोनों एक साथ मिलेंगे। ऐसा पॉइंट कहां आएगा? मैं पूछ रहा हूं कि इस पूरे सर्कुलर पाथ में वो पॉइंट कहां आएगा। मैंने पता कर लिया कि यहां आएगा, एक एज्यूम कर लिया कि यहां पे वो दोनों लोग एक साथ मिलेंगे। यहां पे पूछा गया है कि किस टाइम पे मिलेंगे। क्या पूछा गया है? किस टाइम पे मिलेंगे। तो टाइम पता करने के लिए जानते क्या करते हैं? जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आए कि वो पहले पहुंच गया, ये पहले भाग रही है, वो देर में पहुंच रहे हैं और कब मिलने की बात हो रही है, एट अ सेम टाइम मीट की बात हो रही है, ठीक है, मतलब एक ही समय पर मिलने की बात हो रही है, एक ही समय पर मिलने की बात हो रही है, तो क्या करते हैं उस केस में सिर्फ इतना करते हैं कि दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, या जितनी भी चीज है उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम किसका लेंगे? 12 और 18 का एलसीएम ले लीजिए। 12 और 18 का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। तो 12 18 का एलसीएम लेते हैं, कितना होगा? 12 और 18 कैसे करते हैं? 2 छंग 12, 2 9 18, फिर 2 से जाएगा 2 तिहाई 6 और 9, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, और फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3 3 एकम। कितना आया हमारा आंसर? हमारा आंसर आ गया 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, 9 चौक 36। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था कि जब भी आपसे पूछा जाए कब वो एक पॉइंट पे मिलेंगे, कब वो एक समय पे मिलेंगे, तो आप क्या करिए, उन जितनी भी चीजें, जैसे रवि सोनिया, मैं तीसरा एक और महेश को भी जोड़ लेता हूं, रवि सोनिया महेश नहेश की 4-5 लोगों को जोड़ लेता हूं और सबके टाइम को क्या कर लेता हूं? एलसीएम निकाल देता हूं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 1.2 जो आपकी एक्सरसाइज थी वो बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और कंप्लीट हो गई है। तो अब आप लोग एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 बहुत जल्दी हम लोग कर लेंगे, उसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, बहुत वाहियात एक्सरसाइज है 1.3, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। और जिस हिसाब से उसका एक्सप्लेनेशन किया गया है 1.3 का, बहुत ही घटिया एक्सप्लेनेशन किया गया, क्योंकि ये चीज बेसिक नहीं है।
ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ एक्सरसाइज 1.3 जो आपको दी गई है वो बहुत ही वाहियात है और उसका है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है वो ढंग का, ठीक है। तो आज की क्लास में यही रखता हूँ। अपने आप जितने भी दोस्त हैं हाई स्कूल में पढ़ने वाले उनको जरूर भेजिए क्लास, ठीक है। तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।